वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो क्या क्वेश्चन है, इंडियन रेगुलेशन ऑफ एफडीआई और गाइडलाइंस। प्रियर 1991 रोल ऑफ एफडीआई इन इंडियन इकोनॉमी इज लिमिटेड, यानी कि 1991 से जो हमारा एफडीआई था उसका जो रोल था इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। यानी कि अगर हम ड्यूरिंग 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, ड्यूरिंग 5 ईयर 1986 से 1990 तक ये जो 5 साल थे, एफडीआई अप्रूवल फिगर एट ₹900 करोड़, यानी कि जो एफडीआई था हमारी कंट्री में, इंडिया की कंट्री में जो एफडीआई का अप्रूवल था वो 900 करोड़ तक था। यानी कि हर साल जो है एवरेज कितना था, 180 करोड़। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अंडर रिस्ट्रिक्टिव डिजाइन रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी एफडीआई के ऊपर। नॉर्मल सीलिंग फॉर एफडीआई वाज 40% ऑफ द टोटल इक्विटी कैपिटल, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 40% तक हो सकती थी, उससे ऊपर जो है आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। हायर परसेंटेज कुड बी कंसिडर्ड इफ द टेक्नोलॉजी was sophisticated and not available in country, or if the joint venture was largely export oriented। सपोज करो यूएसए की कंट्री इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस कैपिटल है, और इंडिया के पास क्या है, कैपिटल डेफिशिएंसी है। तो क्या है, बाहर की कंट्री यूएसए की कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, हमने कहा 40% तक आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कहता है मैं तो ज़्यादा करना चाहता हूँ। कह रहा है गवर्नमेंट कहती है हमारी इंडिया की, अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ, ठीक है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे, ठीक है, जो हमारी कंट्री में हेल्प करे। साथ ही साथ क्या हो कि अगर जॉइंट वेंचर करना चाहते हो हमारी कंट्री में, तो जॉइंट वेंचर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आ रहे हो कि जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है जो शेयर है आपका एफडीआई में वो इंक्रीज़ हो सकता है 40% तक इस कंडीशन में। या तो जो टेक्नोलॉजी ला रहे हो वो सबसे अलग है कि हमारी इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा बिजनेस है वो क्या करे, ग्रो करे। साथ ही साथ अगर आप जॉइंट वेंचर करने के पर्पज़ से हमारी कंट्री में आ रहे हो, तो जो जॉइंट वेंचर के लिए जो प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाएंगे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस इन जुलाई 1991। ये अभी तक हमने ड्यूरिंग 5 ईयर पढ़ा, 1986 से 1990 तक। उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई 1991 की, जब हमारी इंडिया में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया, जब हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, एलपीजी का कंसेप्ट आया 1991 जुलाई में। इसमें क्या था, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश मोर लिबरलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारा लिबरलाइज कर दिया गया इन्वेस्टमेंट को। पहले रिस्ट्रिक्शन था, अब उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, ठीक है। प्रोविजन वॉज मेड फॉर ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ एफडीआई अप टू 51% इन 34 स्पेसिफिक इंडस्ट्री। 34 स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या है, ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है 51% तक का। पहले 40% था, अब जो अप्रूवल है वो 51% तक का अप्रूवल कर दिया गया। किन 34 स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री किससे रिलेटेड थी, हाई टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव से रिलेटेड थी। उसके बाद क्या कि 2 कंडीशन वर अटैच टू दिस अप्रूवल। ये अप्रूवल तो दे दिया गया कि 34 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज ऐसी है जो हाई टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना 51% तक की एफडीआई कर सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ 2 कंडीशन अटैच की गई। वो कंडीशन क्या थी, फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व इन इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स, यानी कि जब आप कैपिटल गुड्स को क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में, तो जो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया गया उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्री में तो वो आएंगे नहीं। जितनी भी पेमेंट की गई ना, उस पेमेंट को आपको कवर करना है बाय फॉरेन इक्विटी, ठीक है। किससे कवर करना है, फॉरेन इक्विटी से। आउटफ्लो एज डिविडेंड पेमेंट आर बैलेंस बाय एक्सपोर्ट अर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग और प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हमने क्या किया, आउटफ्लो किया, हमारी कंट्री से जो भी पैसा गया एज अ डिविडेंड पेमेंट, कि मान लो किसी ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको क्या किया, हमने पेमेंट दी। जब पेमेंट करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैसा वो जाएगा बाहर की कंट्री में,
उस आउटफ्लो को आपको बैलेंस करना है बाय द एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी कि जब आप अपनी हमारी कंट्री में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज बना रहे हो, तो उस गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो जिससे कि हमारी कंट्री में पैसा आए, और वो पैसा किसके इक्वल होना चाहिए, जितना भी हमारा डिविडेंड पे किया गया है बाहर की कंट्री में 7 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन जब से स्टार्ट हुई है उसके 7 साल के अंदर अंदर हमारा इतना एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए कि जो डिविडेंड हमने पे किया है बाहर की कंट्री में वो इनफ्लो के रूप में हमारे पास आ जाना चाहिए। ये 2 कंडीशन के अंदर आप 51% तक का FDI कर सकते हो 34 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टू प्रमोट प्रोफेशनल मार्केटिंग एक्टिविटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अप टू 51% वॉज परमिटेड फॉर ट्रेडिंग कंपनीज एज वेल। अब जो ट्रेडिंग कंपनी है उनको भी क्या कर दिया, 51% तक के लिए परमिट कर दिया गया। ऑन अप्रैल 13, 1992, अब 1992 की हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की 1991 तक की। 13 अप्रैल 1992 में क्या हुआ, द डिविडेंड बैलेंसिंग कंडीशन अटैच टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने जो डिविडेंड बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई की हुई थी, 2 कंडीशन थी, उसमें से एक कंडीशन थी कि जो डिविडेंड पे किया गया है वो आ जाना चाहिए एज अ एक्सपोर्ट अर्निंग के रूप में 7 सालों में जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। वो कंडीशन जो थी वो क्या होने लग गई, वो वॉज नो लॉन्गर अप्लाइड एक्सेप्ट फॉर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि ये जो कंडीशन थी ये किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होती थी, सिर्फ एक चीज़ पे अप्लाई होती थी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज में। सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, वो कहता है कि इंडिया साइन द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एग्रीमेंट। इंडिया ने एक मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एग्रीमेंट को साइन किया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की जो भी फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट किया गया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद आता है NRI वर परमिटेड टू इन्वेस्ट अप टू 100%। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इन हाई प्रियोरिटी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग हाउसेज, हॉस्पिटल, होटल्स, टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों में क्या कर सकता है, FDI की जा सकती है 100% तक की। 9th पॉइंट कहता है कि फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू यूज़ देयर ट्रेड मार्क ऑन डोमेस्टिक सेल, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में गुड को डोमेस्टिक सेल किया जाएगा उसके अंदर वो कंट्री अपना ट्रेड मार्क यूज़ कर सकती है। पहले ये परमिशन नहीं थी कि आप ट्रेड मार्क यूज़ करो। इंश्योरेंस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑटोमेटिक अप्रूवल, यानी कि फॉरेन कंट्री जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें भी होने लग गई, इंश्योरेंस सेक्टर में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लग गई। पहले इसमें भी क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया 1992 में। उसके बाद आता है जनवरी 1997, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एरियाज नॉट कवर अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन चीज़ों पे भी क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है जो इनके अंदर कवर नहीं होते थे, जो ऑटोमेटिक अप्रूवल के अंदर कवर नहीं होते थे। 1997 में उन चीज़ों को भी अप्रूवल मिल गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।